हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है? सब मज़े में? हाँ, कुछ भी याद आती हो मेरी तो मुझे खबर ज़रूर करिए, मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिए, ठीक है? आपके मैसेजेस से ही हमारा फ्यूल चलता रहता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ भैया का कुछ पूछ तो है भाई, नहीं तो लगता है कि यार पता नहीं लाइफ में जो कर रहे हैं उसका कोई कुछ ज़रूरत भी है कि नहीं है। ऑलराइट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका पेपर 8 है उसका दिसंबर 23 का पेपर का सॉल्यूशन। और ये पूरा सॉल्व मैंने कर दिया है। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज़, अगर आपने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आपको खुद से ट्राई करना है पूरा पेपर और फिर मेरे साथ चेक करना है। और चेक करना है मतलब बेसिकली आपको ये पेपर मेरा जो सॉल्व किया हुआ है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर फॉर्म से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास नोट्स जहाँ पे मिलता है उस ड्राइव में जाके देख लेना है, ठीक है? तो ये पूरा पेपर मैं आपके साथ अभी सॉल्व किया हुआ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपको ऐसे पेपर्स को टैकल करना चाहिए। ओके, तो गाइज रेडी हो जाओ। और अभी क्या है, अब आपको लिखना कुछ नहीं, आपको बस सुनना चाहिए, पूरा बैठ के देखना चाहिए। अगर आपका सॉल्व किया हो तो मिलाना चाहिए, सॉल्व नहीं किया हुआ है तो इसको सुन के कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। आपको फ़ायदा तभी होगा जब एक बार पेपर देख के इसको सॉल्व करोगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। उस एमसीक्यू में आपको कहीं पर भी रीज़न नहीं लिखना होता है। वर्किंग्स भी शो करने का रिक्वायरमेंट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी अगर आप एग्ज़ाम में अपना आंसर पेपर में जो वर्किंग वाला एमसीक्यू है उसको नंबर वाइज लिख लिख कर वर्किंग करके आंसर करोगे तो आपका एक्यूरेसी बेटर होगा। और अगर किसी को चेक करने का भूख है तो चेक कर लेगा, बट ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है कि अगर वर्किंग नहीं होगा तो मार्क्स काटेंगे, ठीक है? इवन यहाँ पे क्वेश्चन या ऑप्शन भी पूरा कॉपी नहीं करना, आपको बस रोमन अल्फ़ाबेट जो भी दिया हुआ है वही आंसर में लिखना है। जैसे एग्जाम में कैसे लिखना है, 1 का जो आंसर है वही लिखना है, ऐसे बस इतना ही लिखना है, आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब भी नहीं करना है। तो इसीलिए शायद जो सजेस्टेड आंसर्स आ रहे हैं उसमें भी कोई भी एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, जस्ट आंसर दिया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट भी आपसे आंसर ही चाह रहा है, राइट? 30 मार्क्स का एमसीक्यू है तो इसके लिए आइडियली आपको 54 मिनट्स डिवोट करना है। 1.8 मार्क्स पर मिनट के हिसाब से आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको 180 मिनट में 100 मार्क करना है। तो 1.8 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से 54 मिनट में एमसीक्यू होना चाहिए। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है हमेशा। उस 15 मिनट एक्स्ट्रा को एमसीक्यू में डिवोट नहीं करना है। उस 15 मिनट को क्या करना है, पहले आप एमसीक्यू को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो बाकी का क्वेश्चंस में से एनी 5 करना है उसमें छँटाई कर लेंगे कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे 2 का ए है और 2 का बी है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो 2 का ए और बी में क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा और लास्ट रिक्वायर्ड जाके पढ़ा और समझा कि इसमें क्या पूछा है, और उसके हिसाब से जज करना है कि ये आपको कितना अच्छे से आता है। अगर आपको बहुत इजी लग रहा है देखकर तो ए लिखना है, अगर आपको लगता है देख के करेंगे तो शायद हो जाएगा तो शायद है तो बी लिखना है, और अगर आपको लगता है कि ये भैया एकदम नया पूछा हमसे होगा नहीं तो ये सी लिखना है, ठीक है? या आपको नया नहीं है बट आपको आता नहीं तो सी लिखना है। तो ऐसे ए बी सी पहला 15 मिनट में हर क्वेश्चन में करना है, और फिर ए बी बी वाला को मैक्सिमम लेकर अपना एनी 5 को प्लान करना है। एनी 5 मतलब 2A करा तो 2B करना ही पड़ेगा, 2A के साथ 3B का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, ठीक है? तो 2 अगर चुन लिया तो 2A B दोनों ही चुनना पड़ेगा। इस तरह से बेस्ट अपना 5 पहले चुनना है, 15 मिनट में ये काम है। फिर उसके बाद 54 मिनट देकर पूरा एमसीक्यू को सल्टाना है। एमसीक्यू जब करोगे तो हो सकता है कुछ आपको आता होगा, कुछ आपको डाउट होगा, तो जो आता होगा वो श्योर श्योर करते चलोगे, कॉपी में आंसर लिखते चलोगे। अगर वर्किंग करना है तो वर्किंग के साथ आप आंसर लिखते चलोगे कि ये आंसर आ रहा है, नीचे वर्किंग नोट है। जैसे अगर वर्किंग करना है तो जैसे आपने लिखा 1 है, उसका पार्ट 1 का आंसर ए है, और अगर मान लो उसमें वर्किंग नोट्स का दरकार है तो वर्किंग नोट्स नीचे में करते चलेंगे। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको कहीं कहीं जहाँ सम सॉल्व करना हो तो वर्किंग करना पड़ेगा, तो रफ में कहाँ करोगे, तो कॉपी में ही ऐसे नीचे नीचे करते चलोगे। हालांकि इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मेरे को उस वर्किंग नोट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये प्रॉपरली दिखना चाहिए चेक करने वाले को। तो एमसीक्यू जब करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ एमसीक्यू नहीं आता होगा तो उसको स्किप मारेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। ये नहीं कि बैठ के सोचते रहे क्या करना है क्या करना है, ऐसा नहीं होता। सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम हॉल में, सोच रहा है मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत नेगेटिविटीज आने लगेगा।
तो जैसे ही लगा कि नहीं आ रहा है तो स्किप मार के नेक्स्ट, नहीं आ रहा है तो स्किप मार के नेक्स्ट, नहीं आ रहा है तो स्किप मार के नेक्स्ट। 54 मिनट के बाद मान लो 40 मिनट हो गया, तब तक 14 मिनट और बचा हुआ, तो 14 मिनट में जो जो नहीं आ रहा था अब उसको फिर देखेंगे। अब उसके बाद भी अगर वो क्लिक नहीं कर रहा है तो ABCD खेल के आ जाएंगे, जो भी मन में आया वो लिख देंगे, नियरेस्ट आंसर जो क्लिक कर रहा है वो लिख के आ जाएंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो 14 मिनट ही आपके पास है, फिर बाद में अगर कहीं इधर उधर से जुगाड़ होता हो तो आपका कैलिबर है, बट पता नहीं वो रिलायबल है कि नहीं, वो देख लेना। समझ में आया? बहुत बार बच्चे क्या होता है, एक बार 1 घंटा के बाद एक बार टॉयलेट भी जाए आते हैं, तो प्लान बना के आ सकते हैं कि 1 घंटे के बाद कौन कौन टॉयलेट आ रहा है भैया, एक बार MCQ 3-4 ABCD डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये बात ऑफ रिकॉर्ड है, ये बात आप किसी को बोलने नहीं चाहिए। खैर, तो ये 54 मिनट बीतने के बाद बाकी फिर आपको ये ध्यान रखना है कि देखो 14-14 मार्क का बाकी का क्वेश्चन है, तो आंसर any 5 करना है। तो 14 मार्क के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा आप सोच सकते हो? 25 मिनट करके मिलेगा। 14 इंटू 1.8 करने से 25.2 आ रहा है, तो 25 मिनट में 14 मार्क, तो 25 मिनट पर क्वेश्चन, ध्यान रखना। मतलब आपका अगर 2 पार्ट है, पार्ट ए और बी, तो उसमें आपको 13 मिनट 12 मिनट ऐसा ही मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर कई बार आप लोग बहुत आराम से पेन गड़ा गड़ा के कर रहे हो और उसमें पार्ट ए में 25 मिनट ले लिया तो गया, आपका पेपर डूबने वाला है। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि ये टाइम फ्रेम में आपको बंद के रखना। अब ये सब टाइम फ्रेम में क्या है ना, आप अभी जितना ही थ्योरेटिकली सोच लीजिए, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करते ना तब तक आपको पता नहीं चलता। इसलिए पेपर खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है विद द गिवन टाइम फ्रेम। इसी के लिए SJC आपके लिए मॉक टेस्ट संग्राम कराता है। अगर आप लास्ट मंथ ऑफ एग्ज़ाम में हैं या उसके पहले वाले मंथ ऑफ एग्ज़ाम में, तो SJC में कनेक्ट करके ज़रूर पता करिए कि मॉक टेस्ट हो रहा है, मेरे को देना है, मेरे को टाइम फ्रेम वाला प्रैक्टिस एक बार करना है। नहीं तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते अगर, ठीक है, तो बेस्ट यही है कि अपने आप पेपर लेके कोई भी बैठ जाइए और 3 घंटा देखकर ये टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करके देखिए कितना कितना देर में कर पा रहे हो और कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो प्रैक्टिकल को स्पीड में करना पड़ता है। थ्योरी होता है ना, अगर थ्योरी का पेपर होता है तो थ्योरी को स्किप करके निकल जाना पड़ता है, मतलब कंप्लीट करके बस निकल जाना पड़ता है। ऐसा नहीं सोच सकते कि आप लेके बैठे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बस बाकी अब अपने स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल? तो इसका आंसर है इट एंड्स व्हेन द टारगेट आर अचीव्ड। इसका आंसर ये नहीं लिखना कि इट इज़ अ करेक्टिव फंक्शन, ध्यान रखना कॉस्ट रिडक्शन इज करेक्टिव, कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव। तो इसका आंसर ये डी है, इसमें मिस्टेक हो सकता है इसलिए मत सर्कल कर दिया। अंडर इंटीग्रल अकाउंट्स इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज डेबिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट। तो डायरेक्ट मटेरियल अगर इशू हो रहा है तो डेबिट होता है WIP में। अब इंटीग्रल हो चाहे नॉन इंटीग्रल हो, दोनों में एक ही तरीके से ये चीज़ डील किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एक्स जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40%, फिक्स कॉस्ट आर 60,000। आपको प्रॉफिट के लिए 12,000 के लिए कितना सेल करना पड़ेगा? तो इट इज़ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो विच इज़ इक्वल टू 60,000 प्लस 12,000 बाई 40%। तो आंसर आ गया डी। द मोस्ट सूटेबल कॉस्ट सिस्टम विच प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड इज जॉब कॉस्टिंग। हर जॉब एक अलग यूनिक वर्क होता है, ठीक है। बैच में वॉल्यूम में एक ही तरह का प्रोडक्ट काम होता है, प्रोसेस में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में तो सर्विस रहता है। प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखने का बहुत मन करता है बट इंस्टीट्यूट का आंसर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसी में मार्क्स मिलेगा। आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा। कैश बजट ऑफ PQR कंपनी फॉर वॉन्ट्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म सरप्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन इन सच अ सिचुएशन? अगर कैश बजट में सरप्लस आने वाला है तो नॉर्मली उस पैसा को देखकर हम लोग सप्लायर्स को कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हम लोग उससे नया फिक्स एसेट नहीं खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म लोन पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब पैसा एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म सरप्लस है, वापस अगला समय लग सकता है, तो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए हम लोग क्रेडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ के लिए कैश का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट Z इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 40, फिक्स कॉस्ट इज 50, BEP विल बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कंट्रीब्यूशन निकाला 60,000, PV रेशियो निकाला 60%, ब्रेक इवन सेल्स निकाला 83,333। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ पैकिंग, अब कॉस्ट ऑफ पैकिंग नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में डालते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी था ना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बट उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में मार्क किया तो इसके लिए मैंने वहाँ पे बताया। बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पैकिंग जो है उसमें प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड मान रहे हैं। ओवर टाइम प्रीमियम, आपका वर्कर को अगर ओवर टाइम देते हैं तो इसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। एक PL में भी जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि
आपका फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि वो लेबर कॉस्ट में भी इंक्लूड हो सकता है अगर वो स्पेशली रिक्वेस्टेड है तो बी भी इसका आंसर बनता है। और एक दिया हुआ है जीएसटी पेड ऑन मटेरियल इनपुट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। अगर जीएसटी पे किया और इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट तो नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो पार्ट होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये एकदम नहीं हो सकता। तो मेरे को ना ये सही सी सही लग रहा है, बट आईसीएमआई का आंसर भी आया, तो इसमें मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि मेरे हिसाब से सी ज़्यादा सही है, बट आईसीएमआई का आंसर बी है। क्या सोच के वो मेरे को नहीं पता, तो मैंने आपको बता दिया। दो जगह मेरे को डिस्प्यूट लगा, तो क्या होता है डिस्प्यूट में इंस्टीट्यूट जिंदाबाद ही होता है भाई। बहुत बार एमसीक्यू में तो वो अपना ही आंसर चेक करेगा, चेक करने वाला देगा डी डी बी 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 बी, तो आपका बी है तो नंबर देगा, नहीं तो काट देगा। ये एक प्रॉब्लम तो है। नेक्स्ट, एस एंड कंपनी विच इज़ यूजिंग बैच कॉस्टिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें एनुअल डिमांड ए दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंट में तो सी आ जाएगा। तो 2 इंटू ए इंटू एस बाई सी करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 200 यूनिट आ रहा है इसको सॉल्व करके, तो आंसर 200 यूनिट पे मैंने मार्क कर दिया है। अब देखो यही आप करके आओगे तो आपको कितना मज़ा आएगा, आप खाली ऐसे देखोगे तो कितना मज़ा आएगा, कुछ नहीं आएगा। द मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बोला आउटपुट, तो आउटपुट में फिजिकल यूनिट मेथड नाम है। फिर प्रोसेस में बोल रहा है 12,000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, तो प्रोसेस अकाउंट खोल दिया, 12,000 यूनिट्स लिख दिया। 5% इज नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस लिख दिया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 60% कंप्लीट इज 1500 यूनिट्स, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1500 यूनिट्स लिखा, 60% ब्रैकेट में डीओसी लिख लिया। 9900 यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो फिनिश गुड्स 9900 लिख लिया। तो देख लिया एक बार बैलेंस करके कोई अब नॉर्मल लॉस गेन आ रहा है क्या। तो ये 9,900 600 मिला के 10,500 प्लस 1,500 करके आया 12,000, तो 12,000 में हिसाब मिल गया। फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स है 9,900, क्वेश्चन में पूछा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है, तो इट विल बी जस्ट द टोटल ऑफ दिस टू। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको जोड़ते, एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको माइनस करते। तो आइडियली प्लस एबनॉर्मल लॉस होता है माइनस एबनॉर्मल गेन होता है, अगर वो होता तो। यहाँ पे नहीं है, तो आपको 9,900 प्लस 1,500 का 60% करना है, तो आंसर हो गया 10,800। फिर क्या बोल रहा है, टाइम अलाउड फॉर जॉब इज़ 80 आवर्स, अ वर्कर टेक 68 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, तो टाइम सेव्ड हो गया 12 घंटा। टाइम रेट पर आर इज 15। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल अर्निंग्स अंडर रो वन प्लान, तो रो वन प्लान में सबसे पहले बेसिक देना है, हम लोग बेसिक देना भूल जाते हैं। तो बेसिक इज टाइम टेकन इनटू रेट विच इज़ 1020, फिर बोनस देना है, तो बोनस इज टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट, तो इससे बोनस आ गया, तो ये टोटल आ गया 1173। फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, इसमें क्या है, ओवरहेड इनकर्ड दिया, रिकवर्ड दिया, तो दोनों का डिफरेंस आएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड। फिर इन तीनों का कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस से इन तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12.5 लाख। फ्रॉम द अबव सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट टू रिकवर द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालना है, तो इट इज़ इक्वल टू जितना अंडर एब्जॉर्ब्ड 1 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर देते हैं हम लोग, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका कॉस्ट। अगर यूनिट्स होता है तो प्रोडक्शन यूनिट्स, नहीं होता है तो उसका कॉस्ट। तो 1 लाख बाई 12.5 करके आंसर आ रहा है ₹0.08। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कैश 5। कैश के ऊपर याद करने का एक वीडियो है हमारा यूट्यूब में, उसको पूरा सुनिएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको, सारा कैश नंबर याद हो जाएगा और वो एमसीक्यू में हेल्प करता है आपको। ठीक है, कैश के ऊपर वीडियो है फॉर लर्निंग द नंबर्स, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत मज़ा आता है उसको सुन के, आपको एक बार में सारा कैश का नंबर याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर 800, तो 100 यूनिट का 800 है @4, एक्चुअल आवर्स आर 760 4.5। लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट है 4, एक्चुअल रेट है 4.5, एक्चुअल आवर है 760, बैठाया आंसर आ गया 380 एडवर्स। तो बहुत इजी था एमसीक्यू, बस 2 एमसीक्यू मुझे लगा डिस्प्यूटेड था, मतलब मेरे को लगता है उसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इंस्टीट्यूट जिद्दी होता है, वो अपने हिसाब से मार सकता है, उसका कोई उपाय नहीं है। हाउ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कॉस्ट शीट का है, इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मैट में भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट में 200 यूनिट पे आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, और फिर नीचे में आके बोल रहा है 300 यूनिट अगला साल बनेगा, तो उसमें 25% मटेरियल का रेट बढ़ेगा, वेजेस का 10% बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो है वो प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट लगेगा। फिर सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट बोल रहा है अनचेंज रहेगा, अदर एक्सपेंस अनअफेक्टेड रहेगा।
बाय द राइज इन आउटपुट। आपको कॉस्ट शीट बनाना है और सेलिंग प्राइस निकालना है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या किया, पहले 200 यूनिट पर अपना जो डिटेल्स दिया हुआ है उसको लिख लिया, 12 लाख दिया हुआ है, उससे रेट पर यूनिट निकाला। फिर उसको जैसा क्वेश्चन में रिवाइज करने बोल रहा है उसको रिवाइज करके फिर ये 300 यूनिट पे कर दिया। ये जैसे 200 यूनिट का कॉस्ट है और ये 300 यूनिट का कॉस्ट हमने अलग से निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्या तो आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने किया, या फिर आप ये जो रेट वर्किंग है ये वर्किंग नोट में करके आप फ्रेश वर्किंग यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट बोलकर हेडिंग देकर यहाँ पे कर सकते हो। ऑफकोर्स नाम लिखना होगा, डायरेक्ट मटेरियल, फिर रेट का कॉलम और टोटल का कॉलम। रेट कॉलम मैंडेटरी नहीं है बट टोटल कॉलम से भी काम कर सकते हैं। तो मटेरियल के बाद वेजेस को 10% बढ़ाने बोला तो बढ़ा दिया। प्राइम कॉस्ट आ गया, बोला है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को प्रोपोर्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट बनाना है, तो यहाँ से प्रोपोर्शन बनाया। ये सब वर्किंग नोट में होगा। 7.5 लाख बाई 30 लाख 25% आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हमने 25% चार्ज कर दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर उसके बाद इसके लिए बोला है अनचेंज्ड, तो सेम रख दिया। देखो सेम अनचेंज, अदर एक्सपेंसेस अनचेंज रहेगा। तो मैनेजमेंट एंड जनरल एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ था, उसको एडमिन ओवरहेड बोलकर हम लोगों ने डाल दिया। मैनेजमेंट जनरल एक्सपेंस और रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ये तीनों मिलाकर, इसमें एक और आइटम है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तीनों मिलाकर 13.5 लाख है, तो 13.5 लाख सेम रह गया। सेलिंग एक्सपेंस बोला पर यूनिट सेम रहेगा, तो पर यूनिट निकाल के फिर पर यूनिट पे सेम कर दिया हमने। और फिर टोटल कॉस्ट आ गया। फिर प्रॉफिट बोला 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो इट विल बी 25% ऑन कॉस्ट, तो अकॉर्डिंगली आपका सेल्स आ गया। ठीक है, तो सेल्स को 300 यूनिट से डिवाइड किया तो सेलिंग प्राइस 35,625 बन गया। इजी था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लेबर टर्नओवर का, ये सीए का मैट से उठा के डाला हुआ है, एकदम सेम फिगर्स है उधर। जस्ट सीए का मैट में जैसे सॉल्व किया हुआ है वैसे सॉल्व करके आंसर सजेस्टेड आंसर में आंसर दे दिया है। बट आइडियली इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें एक चेंज होना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट ने कंसिडर नहीं किया, बट इंस्टीट्यूट के बाकी सॉल्यूशन में कंसिडर्ड है। जैसे कि क्या, सबसे पहले यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 66 लाख, पीवी रेशियो दिया हुआ है 20%, तो मैंने निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन कमाए हम लोग 13-20। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिले इन फिलिंग द वैकेंसी के कारण हम लोगों का 3,45,000 आवर्स में से 75,000 आवर लॉस्ट हो गया, और उसमें 345 में 30,000 ट्रेनिंग का इंक्लूडेड है जिसका आधा अनप्रोडक्टिव है। तो 345 में से 30,000 अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, तो 15,000 प्रोडक्टिव है, 15,000 अनप्रोडक्टिव है। तो इसमें से हम 15,000 अनप्रोडक्टिव वाला हटा दिए, तो प्रोडक्टिव आवर्स हो गया 3,30,000। मतलब ये है कि जो कंट्रीब्यूशन कमाए हैं वो प्रोडक्टिव आवर से कमाए, तो कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आवर आया 4 रुपया। तो मेहनत करके ही कंट्रीब्यूशन कमाया जा सकता है, खाली बैठ के नहीं कमाया जा सकता। तो मेहनत हम लोग 330 ही की है। ठीक है, 345 में से 30,000 हटा के उसका आधा हटा दिया, तो वो 330 जो बचा उतना ही मेहनत किए, 4 रुपये पर आवर कमाते हैं। अब आवर लॉस्ट कितना हो गया, 75,000 आवर लॉस्ट हो गया, प्लस 30,000 का भी आधा लॉस्ट हो गया है, उसको हम लोग 345 से हटाए दिए, तो हिसाब से 90,000 आवर लॉस्ट हुआ है। बट इंस्टीट्यूट का वर्किंग के हिसाब से आंसर जब मिलाओगे तो 75,000 लॉस्ट ही मान के वो लोग कर रहे हैं। तो 90,000 लॉस्ट मानोगे तो 90,000 इंटू 4 360 प्लस अदर कॉस्ट ये सब लग रहा है, तो 79,500 मिला के 439,500 मेरा आंसर आ रहा है। ICMA के हिसाब से 15,000 इंटू 4 60,000 कम आएगा आंसर, बिकॉज उन लोगों ने 15,000 कंसिडर नहीं किया। मेरे हिसाब से कंसिडर होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐसे ही सम करना चाहिए, भले इस बार सजेस्टेड आंसर में जो भी दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A। 3A ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसलिए मैंने सर्कल किया। जैसे हम लोग ओवरहेड्स में इस तरह का एक प्रैक्टिस करते हैं, बट आप उतना सीरियसली उस चीज़ को लेते नहीं हैं, तो इस बार इस एग्जाम में ये आ गया कैपेसिटी कैलकुलेशन। तो इसमें क्या है, आपको 80 पीसेस पर आवर बनाते हैं हम लोग। बोल रहे हैं नॉर्मली हम लोग 160 यूनिट्स बना लेते हैं, इस बार 146 बनाए हैं, और हमारा ओवरहेड्स टोटल 584 है। सिंगल शिफ्ट में 8 घंटा काम करते हैं 6 दिन अ वीक, और 13 हॉलीडेज़ है हम लोग का। क्वार्टरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हम लोग का 77 आवर्स है। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो आवर्स पे ध्यान नहीं जाता हम लोग का, क्योंकि हम लोग जब क्लास में किया था यूनिट्स पे किया था, और यहाँ पे भी सम्स यूनिट से चालू हो रहा है, तो ये आवर्स वर्ड पे ध्यान नहीं जाता। ठीक है, फिर बोल रहा है आइडल कैपेसिटी निकालो, फिर आवरली रेट ऑफ रिकवरी ओवर्स निकालो, अज्यूम करो 365 डेज एंड 52 संडेज ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो अब इसको लेकर कैसे वर्किंग करते हैं, जब मैक्सिमम कैपेसिटी वर्किंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज इक्वल टू 365 डेज में हम जितना काम कर सकते हैं। तो 365 इंटू 8 घंटा
करके हम 2920 आवर्स काम कर सकते हैं। यूनिट्स में निकालना होता है तो इंटू 80 कर देते हैं, यहाँ पे 80 पीसेस पर आवर दिया हुआ है। सेकंड बोल रहा है प्रैक्टिकल निकालो, तो प्रैक्टिकल को ब्रेक करके निकालना चाहिए। पहले प्रैक्टिकल डेज लेना चाहिए। प्रैक्टिकल डेज है 365 में से 52 संडेज़ का चला गया और 13 हॉलीडेज़ का चला गया, तो प्रैक्टिकल डेज आ गया। फिर प्रैक्टिकल आवर्स लेना चाहिए। प्रैक्टिकल आवर्स के लिए जो भी प्रैक्टिकल डेज आया है 365 माइनस 52 माइनस 13 करके इंटू 8 करा तो टोटल आवर्स आ गया। उसमें से 77 इंटू 4 कर दिया, उसमें से 77 इंटू 4 कर दिया, क्योंकि क्वार्टरली मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में टाइम चला जा रहा है। तो 77 इंटू 4 को हटा दिया तो नेट आवर्स जो बचा वो प्रैक्टिकल आवर्स है। प्रैक्टिकल आवर्स आर नेट आवर्स। थर्ड नंबर नॉर्मल कैपेसिटी पूछा है, तो नॉर्मल कैपेसिटी आपको दिया हुआ 1,60,000, तो उसको आप डिवाइड बाई 80 करोगे तो आ गया 2,000। नंबर 4 है एक्चुअल, तो एक्चुअल में 1,46,000 है, तो 1,46,000 का आवर्स में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड बाई 80 ही कर लिया, तो आंसर आया 1825। फिर आइडल कैपेसिटी बोला है, तो आइडल कैपेसिटी जब निकलता है तो फिर इट इज़ सपोज टू बी बेस माइनस एक्चुअल। अब बेस यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल तीनों हो सकते हैं, तो ऐसा लिखा नहीं कि किसको बेस लेना है, तो तीनों को लेके निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम बना दिया। मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल एक्चुअल का वैल्यू लिखा। आइडल कैपेसिटी इज़ बेसिकली बेस माइनस एक्चुअल, और ये बेस क्या है, बेस इज़ योर मैक्स प्रैक्ट और नॉर्मल। फिर लास्ट वाला में आइडल कैपेसिटी फिर 0 ही आएगा, बट ऑब्वियस है। फिर ओवरहेड रिकवरी रेट भी पूछा है पार्ट 3 में, तो पार्ट 2 में ये आ गया, पार्ट 3 में ओवरहेड रिकवरी रेट के लिए ओवरहेड का अमाउंट मालूम है, डिवाइडेड बाय बेस कैपेसिटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। 584 को बेस कैपेसिटी से यानी मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल और एक्चुअल से डिवाइड करना है, चारों से करना है, ध्यान रखना, क्योंकि बोला ईच ऑफ द कैपेसिटीज कंप्यूटेड वन अबव पे करना है, तो एक्चुअल से भी डिवाइड करके रेट निकालना है। तो ये ओवरहेड चैप्टर का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। 3B जो है ये आपका इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन करने लायक है, बट अब क्या आपको ओवरहेड का कोई पार्ट छोड़ा हुआ है तो आप फंस जाएंगे। तो कुछ भी छोड़ के जाने से बच्चा फंस जाता है, ये चीज़ पक्का है। आप लोग हमको हर बार बोलते हैं सर ये छोड़ दे वो छोड़ दे, बट छोड़ के जाने से आप फंस जाओगे। पता चला जिससे आपको आता है उससे ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप कर नहीं पा रहे, तो फिर छोड़ने से कैसे होगा। पता चला जिससे नहीं आता उसका बेसिक क्वेश्चन आ गया। तो ये बहुत इजी है। इसमें मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट का एंट्री क्या होगा, RMC टू क्रेडिटर्स। इंटीग्रेटेड है तो इसलिए GLA नहीं लिखना, क्रेडिटर्स लिखना है, ठीक है। फिर मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन तो WIP टू RMC। वेजेस पेड है तो वेजेस का वेजेस कंट्रोल टू कैश। फिर 30% इनडायरेक्ट है, तो जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और जो डायरेक्ट है वो आपका WIP में जाएगा। 70% और 30%, ठीक है। तो ये 70% पार्ट, ये 30% पार्ट। फिर आपको क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू कैश। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन विच इज़ WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इट इज़ इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू कैश। फिर फिनिश प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट, तो दैट विल बी FG टू WIP। फिर होगा सेल्स, सेल्स का क्या होगा, डेटर्स टू सेल्स होता है, बट डेटर्स टू PL लिखना है, जो इंस्टीट्यूट लिखता है वही लिखना है। अगर मैंने क्लास में सेल्स कराया तो आप ध्यान रखना, आपको PL लिखने में मार्क्स मिलेगा पूरा। फिर रिसीट फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स टू कैश, कैश टू डेटर्स। बट एक एंट्री एक नया इंस्टीट्यूट की तरफ से हमेशा आता है, वो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब का, विच इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर आप ये एंट्री नहीं करोगे तो फिर पता चला इसका 1 नंबर काट लेगा। कोई भी एंट्री मिसिंग होने से कुछ नंबर तो काटेगा ना। नेक्स्ट सर्विस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आया हॉस्पिटल को लेकर, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है वैसे। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक हेल्थ केयर सेंटर चल रहा है, उसमें 50 बेड्स हैं और 10 एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो, और आपको खर्चा दिया हुआ है, रेंट पर मंथ सब दिया हुआ है, ये सब खर्चा दिया हुआ है, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड है। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट निकालो, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकालो, ब्रेक इवन निकालो। तो एक बार आप रिक्वायर्ड पढ़ लेते हो तो आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ जाता है कि हमको कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, इस प्रेजेंटेशन में जाएंगे, ठीक है। तो हम खर्चा को स्टडी करने लगे अब उसी नज़र से। रेंट पर मंथ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर बोला हुआ था, तो हमको एनुअल जाना चाहिए, तो इंटू 12 करके रेंट टोटल निकाल लिया। सुपरवाइज़र 2% है 50,000 पर मंथ है, तो उसका टोटल अमाउंट निकाल लिया। नर्सेज का टोटल अमाउंट निकाल लिया। वार्ड बॉयज़ का 4% का टोटल अमाउंट निकाल लिया। तो ये सारा खर्चा मंथली कॉस्ट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिक्स्ड है। डॉक्टर्स का बोल रहा है 2.5 लाख पर मंथ है, और फिर उनको हम लोग पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाय देम, तो भले ही पर मंथ लिखा हुआ है बट लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाय देम, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको वेरिएबल में कैटेगराइज किया। फिर अदर एक्सपेंस में रिपेयर जो फिक्स्ड है, फिक्स को इस तरफ लिखने लगा मैं एक बार। आप जो इधर उधर लिखना है मेरा ऐसे लिखना हुआ, आपको कॉपी में वर्किंग नोट्स में लिखना पड़ेगा बस। तो फिक्स्ड इधर लिखा, फिक्स वेरिएबल वाला इधर लिखा, वेरिएबल वाला इधर लिखा, वेरिएबल वाला इधर लिखा, वेरिएबल वाला इधर लिखा, अदर फिक्स एक्सपेंस को उधर लिखा, एडमिन ओवरहेड को उधर लिखा, तो टोटल फिक्स एक्सपेंस कर लिया, वो आया इतना 75,18,000, और टोटल वेरिएबल एक्सपेंस किया तो वो आया 56,05,000। फिर उसके बाद बोल रहे आउट ऑफ 150, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 150 डेज हम लोगों का 50 बेड्स ऑक्यूपाइड है एंड 40 बेड्स आर ऑक्यूपाइड फॉर 80 डेज ओनली। क्या बोल रहा है देखो, 150 डेज हम लोगों का 50 बेड्स आर ऑक्यूपाइड है और 40 बेड्स आर ऑक्यूपाइड फॉर 80 डेज ओनली। तो इसका मतलब क्या है, 150 डेज इन अ ईयर हम लोगों का 50 बेड्स ऑक्यूपाइड है और 80 डेज के लिए 40 बेड्स ऑक्यूपाइड है। तो 150 इंटू 50, 80 इंटू 40, ये हम लोगों का बेड डेज ऑक्यूपाइड आया। फिर उसके बाद बोल रहा है हॉस्पिटल ऑल्सो हायर्ड 750 डेज बेड डेज एट अ चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। तो 750 बेड डेज हम लोग हायर किए, मतलब हम लोगों का हायर तब कर दें ना, यहाँ पे लिखा था ना एक्स्ट्रा आप हायर कर सकते हो व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग के पास पेशेंट्स थे जिनसे पैसा ले सकते थे तो हमने बेड हायर कर लिया। तो बेड हायर कर लिया 750, तो वो भी हम लोग बेड डेज ऑक्यूपाइड में जोड़ लिया। ये आदमी छोड़ देता है कैलकुलेशन करते वक्त, तो ये 750 जोड़ लेना है। और इसका जो कॉस्ट 100 रुपीज़ करके उसको वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ा हुआ है, ध्यान देना, उसको अलग से वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद बोल रहा है हॉस्पिटल रिकवर्स 1500 पर बेड डे फ्रॉम ईच पेशेंट। तो ये सेल्स प्राइस का जैसा है। तो अब सारा चीज़ इतना इकट्ठा हो गया, सेलिंग प्राइस मालूम है, बेड डेज ऑक्यूपाइड मालूम है। आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट में जैसे नोट 1 होगा टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, नोट 2 होगा टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस का, नोट 3 होगा बेड डेज ऑक्यूपाइड का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है। तो ये प्रॉफिट स्टेटमेंट मैंने बनाया है आपके लिए। यहाँ पर रेवेन्यू हम लोगों का कितना आ रहा है, आप देखिए 11450 इंटू 1500, 11,450 इंटू 1500 कर लीजिए, ये आएगा। फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ ही चुका है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट टोटल आ ही चुका है, प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे पूछा है तो कंट्रीब्यूशन मालूम है, डिवाइड बाई 11,450 करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे आ जाएगा। ब्रेक इवन पूछा है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। वो क्या होता है, सर्विस कॉस्टिंग हो चाहे होटल हो, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस्ट यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा है। तो होटल है तो रूम डेज ऑक्यूपाइड यूज़ होता है, यहाँ पर हॉस्पिटल है तो बेड डेज ऑक्यूपाइड यूज़ होगा। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है तो पैसेंजर किलोमीटर होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट है तो टन किलोमीटर होगा। तो ये सबसे पहले सर्विस कॉस्टिंग में पता करने का कोशिश हम लोग को करना चाहिए, फिर हम लोग को बाकी का सम्स करना अपने आप आने लगता है, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने करते हैं वही वाला है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम्स में एक ही अलर्टनेस बोलूँगा, हमेशा शुरुआत में ना डेट दिया रहता है ना, उसको ठीक से देख लिया करो। जैसे 1 जुलाई को काम चालू हो रहा है, 31 मार्च को काउंटिंग हो रहा है, यानी ये 9 मंथ्स का पीरियड है। 9 मंथ पीरियड पे आप काम कर रहे हो, इस चीज़ को आप ध्यान देना। यू आर वर्किंग फॉर 9 मंथ्स पीरियड। तो 9 मंथ्स के हिसाब से आपको क्या करना है, टू मटेरियल कॉस्ट, टू लेबर कॉस्ट, फोरमैन सैलरी, सब पूरा टोटल जो दिया हुआ वही लेना है आपको। 9 मंथ्स का कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, बट जो दिया हुआ वही लेना है। बट कुछ भी मंथली अमाउंट दिया तो 9 मंथ्स के लिए आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का आना चाहिए, बट एक्चुअली डेप्रिसिएशन के लिए लिख दिया 2/5 ऑफ द ईयर, आपको अपने से ही लिख दिया है 2/5 ऑफ द ईयर, तो 2/5 का ही लेना है। डेप्रिसिएशन इंटू 2/5 कर लिया पर ईयर निकाल के। फिर सुपरवाइज़र का मंथली अमाउंट दिया हुआ तो उसको 9 मंथ्स के लिए लिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, ये ध्यान देना। सुपरवाइज़र हमने कैसे 9 मंथ्स के लिए लिया हुआ है। उसने अपना हाफ टाइम दिया तो पहले 8,000 इंटू हाफ कर दिया, फिर 9 मंथ्स किया, यहाँ पे मिस्टेक होता है। फिर ऑल अदर एक्सपेंसेस है तो 136,500 जोड़ दिया। मटेरियल एट साइड क्लोजिंग डेट पे तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, या फिर आप मटेरियल से रिड्यूस भी कर सकते हो। फिर आपको वही बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख का है, आर्किटेक्ट ने 50% सर्टिफिकेट दिया, 2/3 कंप्लीट हुआ, तो 2/3 कंप्लीट हुआ और हाफ सर्टिफिकेट मिला, तो अनसर्टिफाइड रह गया 1/6, 2/3 माइनस हाफ करके आ गया 1/6। और आपको आगे बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और उसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है वो बताओ। तो पहले हमने स्टेप 1 में सारा कॉस्ट को डेबिट करके कॉस्ट अप टू डेट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बीडी किया। फिर वर्क सर्टिफाइड इस 50% ऑफ कंप्लीशन है तो 20 लाख का 50% तो 10 लाख आ गया।
वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे निकाला जाता है। तो 10,49,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क। तो 1/6 का क्या होगा, तो 1049 इंटू 3/2 इंटू 1/6 करना है। तो यही हम लोग जब क्लास में भी करते हैं तो ये चीज़ पे ध्यान दे के करना होता है। ऐसा सम पहले भी बहुत बार आया हुआ है, क्लास में भी किया हुआ है, इंस्टीट्यूट में भी दिया हुआ है, सब कुछ है। तो ये बहुत यूनिक चीज़ नहीं है आपके लिए, आपका किया हुआ है। तो इससे वर्क अनसर्टिफाइड आ गया, नोशनल प्रॉफिट आ गया, उसको बीडी किया। फिर हम लोग को प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन या सर्टिफिकेट जितना मिला उतना माना जाएगा, विच इज़ 50%। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल विल बी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट है 213 250 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना है हम लोगों का, कैश रिसीव्ड कितना है हम लोगों का, यहाँ पे दिया हुआ है कैश रिसीव्ड 7,50,000। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड इज 10 लाख। तो इसको सॉल्व करके पीएल का अमाउंट आ गया, जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट रिजर्व में डाल दिया। तो ये आराम से हो गया, इजी क्वेश्चन था। फिर 5A भी बहुत इजी है, प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी इसमें ट्विस्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। सारा खर्चा को डेबिट करो। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना ओवरहेड्स छूट जाते हैं, लास्ट लाइन में दिया होता है बोलकर। पूरा क्वेश्चन को पढ़ के हमेशा सॉल्व करना है, ध्यान रखना है कि ओवरहेड्स 100% ऑन वेजेस लेना है, और जैसे जैसे आउटपुट दिया हुआ वो क्रेडिट करते चलो। तो हमारा स्टेप्स क्या होता है, सारा खर्चा को डेबिट करो, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज़ ऑल कॉस्ट टू बी डेबिटेड, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज़ नॉर्मल लॉस टू बी क्रेडिटेड। फिर स्टेप नंबर 3 में रेट निकाल दो। तो रेट निकालने का तरीका क्या है, आपका ये सारा कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन डिवाइडेड बाई नेट यूनिट्स, इन दोनों का नेट यूनिट्स। तो सारा कॉस्ट अगर आप जोड़ोगे माइनस 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाई नेट यूनिट्स करेंगे तो रेट आ रहा है 100। तो वो रेट निकालने के बाद फोर्थ स्टेप में जो भी बचा हुआ वैल्यू है वो निकाल दो। वैल्यूएशन मतलब जैसे अभी यहाँ पर कोई एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं आया है फर्स्ट प्रोसेस में, तो जो भी आउटपुट आया उसको 100 रुपीज़ करके वैल्यू करके नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बस यही बोला है कि प्रोसेस अकाउंट्स दिखाना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं दिखाना है, तो हमने नहीं बनाया। फिर यही चीज़ नेक्स्ट प्रोसेस में गया और आराम से सारा खर्चा को डेबिट किया। ओवरहेड्स को भूलना नहीं है, ये ओवरहेड्स ध्यान रखना है कि 100% वेजेस के हिसाब से सब में आएगा। तो ओवरहेड्स डाला। फिर यहाँ पर नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में बोला हुआ था 10% डाल दिया। आउटपुट 840 बोला हुआ था, तो 840 आउटपुट देगा, तो बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस आ रहा था। तो एबनॉर्मल लॉस आने से आपका स्टेप्स में कोई चेंजेस नहीं है। बेसिकली पहला स्टेप है सारा कॉस्ट डेबिट करो, कर दिया। दूसरा स्टेप है नॉर्मल लॉस क्रेडिट करो, कर दिया। तीसरा स्टेप है रेट निकालो। तो रेट निकालने के लिए सारा कॉस्ट को नेट करके ये सारा को नेट करके अमाउंट आ रहा है 171, उसका नेट यूनिट्स आ रहा है 950 माइनस 95 करके, तो डिवाइड करके रेट आ रहा है 200। तो ये 200 रुपया से फिर एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस जेड का वैल्यू कर दिया। ये 200 रुपया से एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस जेड का वैल्यू कर दिया। इसी तरह से प्रोसेस जेड भी हो गया, बट इसमें क्या है ध्यान देना है कि एबनॉर्मल गेन आ रहा है। तो एबनॉर्मल गेन आने से कोई मेथड में चेंज नहीं है, पहले सारा खर्चा को डेबिट करो, फिर नॉर्मल लॉस को क्रेडिट करो, फिर रेट निकालो, फिर जो बचा हुआ उसका वैल्यू कर दो। तो एबनॉर्मल गेन कैसे पता चलता है, अगर फिनिश गुड्स जो दिया हुआ है वो लिखने के बाद बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन है। अगर फिनिश गुड्स लिखने के बाद अगर कोई यूनिट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लास में करते हैं वैसा आया, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, पता नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बच्चों को क्या एलर्जी है, प्रैक्टिस नहीं करते तो फंस जाते हैं, बट जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगेन मटेरियल वेरिएंट जो सबसे पहला सीखता है उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। आउटपुट यहाँ पे 10 यूनिट है, तो एक्चुअल में तो स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है वो 1 यूनिट का दिया हुआ है, तो 1 यूनिट के लिए सब डिटेल है, 10 यूनिट के लिए इंटू 10 करना है क्वांटिटी में, रेट जो है वही रहेगा। तो अमाउंट निकाला, एक्चुअल कॉस्ट निकाला। फिर 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं, वो एस पी इंटू ए क्यू और आर एस क्यू इंटू एस पी, क्योंकि यहाँ मल्टीपल मटीरियल्स हैं और सारे के वेरियंस निकालने बोल रहे हैं। तो एस पी इंटू ए क्यू का एक वर्किंग कर लिया, आर एस क्यू इंटू एस पी कर लिया। आर एस क्यू कैसे आता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन करके आता है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मेरा 123 है, इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है 3/12 के हिसाब से फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 4/12, थर्ड वाले में 5/12 के हिसाब से ये वर्किंग कर लिया, सबका टोटल किया और फिर वेरिएंस एक एक तो निकाल लिया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी 49 माइनस 52 985। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आता है, एस पी माइनस ए पी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, बस ब्रैकेट फिर खोल दो, ओपन द ब्रैकेट, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू,
फिर उसका टोटल वैल्यू ले लो, एस पी इंटू ए क्यू का टोटल वैल्यू है 50,750, ए पी इंटू ए क्यू का टोटल वैल्यू 52,985, तो इससे आंसर आ गया। फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैसे आता है, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी करके आता है। फिर से ब्रैकेट खोल लो, तो ब्रैकेट खोल के एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी करके ये वाला आंसर आ गया। तो एस क्यू इंटू एस पी का वैल्यू 49,000, ए क्यू इंटू एस पी का वैल्यू 5750, जो अलग से कॉलम बना के किया है। मिक्स वेरिएंस कैसे आता है, बस यूसेज वेरिएंस का कॉपी होता है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी करना उधर, तो यहाँ पे एस क्यू की जगह आर एस क्यू आ जाता है। तो ये कैसे आएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, आर एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो आर एस क्यू इंटू एस पी का कॉलम बना है और ए क्यू इंटू एस पी का कॉलम बना हुआ है, ये दो स्पेशल कॉलम, बस उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आंसर आ गया मिक्स वेरिएंस का। फिर यील्ड वेरिएंस कैसे आता है, वो आता है क्वांटिटी माइनस मिक्स वेरिएंस करके, क्वांटिटी और मिक्स वेरिएंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बनता है फॉर्मूला एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। फिर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, तो इस तरह से मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी आ जाएगा। बहुत इजी था, कुछ भी इसमें ऊंच नीच नहीं था, बहुत आराम से आप कर सकते थे। हाँ, नेक्स्ट 6 नंबर में आ जाओ, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और इसमें देखिए 14 मार्क का दे दिया, तो बोनांजा क्वेश्चन दिया है, 14 मार्क डिजर्व नहीं करता, ये बहुत इजी क्वेश्चन था 14 मार्क के हिसाब से। ए और बी दो पार्ट जो बनाया वो बेसिकली दो बार आपको कंस्ट्रेंट क्रिएट करके दिया, बोल रहा है अगर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अगर एग्जिस्ट किया तो प्रॉफिट क्या होगा। मतलब एक बार ये मान के चलना कि मटेरियल सप्लाई लिमिटेड है और दूसरा बार मान के चलना लेबर आवर लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट कंपनी को क्या मिलेगा। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट में कैसे करते हैं, की फैक्टर का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हैं। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला बहुत सिंपली, फिर जो मटेरियल लिमिटेड है तो मटेरियल क्वांटिटी कितना लगेगा वो निकाला, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 रुपया पर केजी के हिसाब से है, तो 12 रुपया कॉस्ट है, इसका मतलब 12/20 करके पता चला कितना केजी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 0.6 केजी यूज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से बाकी तीनों का निकाल के कंट्रीब्यूशन पर केजी लिया और उसके हिसाब से रैंक कर दिया। फिर आवर पर यूनिट हमने लिया और कंट्रीब्यूशन पर आवर लेकर फिर उसका भी रैंक कर दिया। आवर पर यूनिट कैसे आया, वही लेबर आवर का 30 पर आवर करके 6 रुपीज़ है, तो 6/30 करके 0.2 आवर आ रहा है। ऑलराइट, तो इससे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, सॉरी इसके बाद रैंकिंग आ गया। तो रैंकिंग करने के बाद हम लोग को क्या करना है, एलोकेशन करना है अपना ये अवेलेबल रिसोर्सेज का। रैंकिंग के बाद क्या करना है, अवेलेबल रिसोर्स का एलोकेशन करना है और उससे कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट करना है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट पे दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करें कि पर यूनिट ये एक्सपेक्टेड डिमांड से मल्टीप्लाई करके टोटल पे चला जाएगा। तो इसलिए पहले मैंने फिक्स्ड ओवरहेड का भी टोटल अमाउंट निकाल लिया, 552 आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड डिमांड से मल्टीप्लाई करके। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दो पार्ट में बांट दिया, एक बार मटेरियल लिमिटेड लेकर, एक बार लेबर आवर लिमिटेड लेकर। तो मटेरियल लिमिटेड के हिसाब से रैंक जो है 1 2 3 है उल्टा, यानी कि Z/X, तो Z/X के हिसाब से यूनिट्स लिखकर। ध्यान रखना जो बैलेंसिंग फिगर है वो लास्ट वाले को मिल गया, तो उससे 6,600 से कितना यूनिट्स एक्स का बन सकता है, 11,000। 6,600 से 11,000 कैसे आया, क्योंकि एक्स में कितना मटेरियल लगता है, रैंक 3 किसका है, रैंक 3 एक्स का है, और एक्स में कितना लगता है 0.6, तो 6,600/0.6 करोगे तो 11,000 आएगा। ठीक है, मतलब 6,600 मटेरियल से कितना यूनिट्स बन जाएगा, तो 0.6 मटेरियल से एक यूनिट बनता है, तो 6,600 से कितना बनेगा आप सोच लो, है ना। तो 6,600/0.6। उसी तरह से लेबर आवर में भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जो आया 2,000, टोटल अपने पास 10,000 ही है, तो लास्ट वाले को बैलेंसिंग फिगर मिला और उस 2,000 से वाई का जितना बन सकता उतना बनाया। कितना बन सकता है वाई का, रैंक 3 है बोलकर 0.2 से डिवाइड किया, 2,000/0.2, 2,000/0.2 करने से 10,000 आ गया। फिर सबका कंट्रीब्यूशन निकाल कर फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। इजी था। तो अब ये क्या इजी सच में था, बट आप कर लेते तो आपको सच में एक्नॉलेज हो जाता कि ये वाकई में बहुत इजी था। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ना बोनांजा क्वेश्चन दिया, 6 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट बनाना नहीं चाहिए था, इसको एक ही पार्ट बनाना चाहिए था, 2 पार्ट बना के दे दिया। फिर ये बजट का क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 क्वार्टर का सेल्स दिया हुआ है, आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, फिर 70% क्वार्टर करंट क्वार्टर सेल्स और 30% नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स का कंबाइन करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को 40 और 35 दिया हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है 4,40,000 विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर।
तो इसके बाद क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट अपने को बनाने बोल रहा है, और अपने को एक नया चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे कि किस क्वार्टर में हम लोग ब्रेक इवन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा, बट आपका कॉमन सेंस इसमें चेक होगा। तो क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए फॉर्मेट बनाया, सेल्स दिया हुआ था, लिख दिया, पहले ये लिखा, फिर प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने लगे एज़ पर 70-30, करंट का 70 नेक्स्ट का 30 करके प्रोडक्शन आया, करंट का 70 नेक्स्ट का 30। तो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, बट ये नहीं आ पाया। तो इसको लाने के लिए हम लोग फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखे, ये वाला ओपनिंग फिनिश गुड्स और ये वाला क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखे। 12,000 16,000 दिया हुआ था स्टार्टिंग ऑफ ईयर का और एंड ऑफ ईयर का। फिर बैलेंस करने लगे कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स करेंगे, क्लोजिंग आएगा। तो बैलेंस जो यहाँ पे क्लोजिंग आया वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनेगा, फिर जो इसका क्लोजिंग आया वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनेगा। इसको ड्रैग करके यहाँ तक 21,600 लाए, फिर क्वार्टर 4 का सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मालूम है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स आ गया। तो ये किया हुआ आपका कोई नया नहीं है आपके लिए मेरे हिसाब से। तो और फिर सेकंड पार्ट में बोला कब हम लोग ब्रेक इवन कर जाएंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपये है, तो ब्रेक इवन करने के लिए 4,40,000 चाहिए। तो पहला क्वार्टर में जो सेल्स यूनिट्स है उससे ब्रेक इवन करना है, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑन यूनिट सोल्ड लेना है। तो यूनिट सोल्ड पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ 2 लाख आ गया, 240 आ गया, तो मेरे को 440 चाहिए था ब्रेक इवन करने के लिए। तो दैट इज़ बिंग रिकवर्ड इन माई सेकेंड क्वार्टर। तो ब्रेक इवन विल बी अचीव्ड इन सेकेंड क्वार्टर। तो दिस इज़ द आंसर। इसके बाद देखो थ्योरी है, ये एक थ्योरी हमेशा आता ही है, ये कैश वाला। और फिर आपका बेसिक चैप्टर्स या कोई भी चैप्टर का बेसिक से, जैसे मटेरियल का, वेजेस, लेबर कॉस्ट का बेसिक से, या बेसिक चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाता है जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और अलग अलग तरह की चीज़ पढ़ाया जाता है, उससे आता है। तो ये आपको अटेम्प्ट करना था। तो इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ये आपको सजेस्टेड आंसर में क्लियरली छाप के भी दिया हुआ है। आपको रिकमेंडेड है कि आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो बेटर रहता है। कभी कभी थ्योरी आपको बचाता है। वैसे इस पेपर में आप जैसे अगर थ्योरी एकदम नहीं पढ़े थे तो ये आप 8 नंबर और 7 नंबर शायद छोड़ देते हैं, राइट, कि थ्योरी अब नहीं करेंगे। बट फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 6 आराम से कर पाते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ते तो थ्योरी पढ़ लो, तो क्या पेपर में मैचअप हो जाता है, ठीक है। जो बच्चे स्टैंड कॉस्टिंग छोड़ते हैं उनको थ्योरी से कवर अप करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएगा वो लोग। तो अगर आप 8 और 7 छोड़ देते थ्योरी वाला तो 6 करना ही होगा, मार्जिन करना ही होगा। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ईजी था, करना तो आना चाहिए ना। स्टैंडर्ड भी छोड़ा हुआ और थ्योरी भी छोड़ा हुआ तो 7 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटम है। 5 का ये ईजी था वैसे, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। सर्विस कॉस्टिंग में कई बार बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें सम्स का कई बार लेंथ बड़ा बड़ा होता है, तो प्रैक्टिस करके उसको कैचअप किया जा सकता है। बट ठीक है, फिर भी 4 किया हुआ क्वेश्चन है, 3 भी किया हुआ क्वेश्चन है। 3A में थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, बट फिर भी आराम से कर सकते थे अगर क्लास नोट्स को फॉलो किए हैं तो। लेबर टर्नओवर में आप तो सही करके आते, बट शायद आप 15,000 इंक्लूड करके आते, थोड़ा नंबर काट लेगा वो लोग। क्यों काटेगा वो तो चेक करने वाले का प्रॉब्लम है ना, वो तो आपका दिमाग नहीं समझेगा। बट आपको करना चाहिए हमेशा 90,000 लेके। कॉस्ट शीट आप आराम से कर ही लेते, और MCQ और हो ही जाता। MCQ में भी 2 MCQ में एम्बिगुइटी है, ठीक है। बट मैंने आपको अपने तरफ से सारा चीज़ समझाया, एंड दिस इज़ इट। इस तरह से हमने आपके लिए दिसंबर 23 का बाकी सब्जेक्ट्स का भी यूट्यूब में सब वीडियो डाल दिया है। आप सब उसको रेफ़र कर लें। आप नहीं भी मेरे से बाकी सब्जेक्ट पढ़े तो भी आप उसको रेफ़र करें, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि इंस्टीट्यूट क्या सोच के सम कर रहा है और क्या सोच के सम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर की, वो सब आपको पता चलेगा। यूट्यूब में बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, लास्ट 45 डेज़, लास्ट 30 डेज़, ठीक है, लास्ट 1.5 डे एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, वो सबको हमारे चैनल पे फॉलो करते रहिएगा। और अभी भी अगर आपने मॉक टेस्ट के बारे में नहीं सोचा है तो सोचिए ज़रूर, क्योंकि क्या होता है पूरा पेपर आने के बावजूद भी ये टाइम बाउंड पेपर सॉल्व करना एक रियल में चैलेंज है, जो कि आप अगर पहले नहीं हाथ बैठा के जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में बनता नहीं है। हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ होता है वो 2 फेज़ में होता है। एक फ़ेज़ 1 पार्ट टेस्ट होता है, वो पार्ट टेस्ट नॉर्मली एग्ज़ाम के 2-2.5 महीना पहले होना शुरू हो जाता है। लास्ट मंथ ऑफ एग्ज़ाम में हम लोग फुल टेस्ट कराते हैं। तो फुल टेस्ट का जो हम लोग शेड्यूल बनाते हैं उसमें जैसा आपका मेन एग्ज़ाम का शेड्यूल था वही शेड्यूल कॉपी करते हैं,
और उसी टाइम पे लेते हैं जैसे आपका मेन एग्ज़ाम होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम के दिन एक एक दिन में हमको कोई चीज़ को कैसे पढ़ना है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे तो और भी कम टाइम मिलता है, तो कैसे पढ़ना है उसका एक रिहर्सल हो जाता है, और प्लस 3 घंटा में कैसे लिखना है उसका भी रिहर्सल हो जाता है। बहुत सारी रियलाइजेशन होती है। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चों का परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। बट फिर भी आप मेरे इतना कहने के बाद भी मुझे पता है आप नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो यूट्यूब में एक वीडियो डाला है, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट लर्न फ्रॉम अदर्स, ऐसा करके आप उसको सर्च करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि बाकी क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उनको क्या सीखने को मिल रहा है, आपको भी वो थोड़ा तो अंदाज़ा लग जाए। हालांकि गाड़ी कोई चला के ठोक के ज़्यादा सीखता है रादर देन किसी को ठोकते हुए देखकर, समझ गए। तो कोई ठुक रहा है तो आप उसको देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, बट जब तक खुद की गाड़ी नहीं ठुकेगी तब तक आदमी सीखता नहीं है, सीधा सा बात है। तो पॉइंट यही है कि मई, क्या बोलते हैं, जून और दिसंबर में आप अपना पेपर को मत ठुकवाओ, अपनी गाड़ी को मत ठुकवाओ। बेटर है कि पहले ठुकवा लो मॉक में और फिर देखो कि क्या इम्प्रूव करके एग्ज़ाम में जा सकते हो। और कुछ भी नहीं हो तो बैठ के खुद 3 घंटा पेपर सॉल्व करो, हर पेपर को। अभी लास्ट मंथ में बैठ के सिर्फ पेपर सॉल्विंग करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।